हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम अभी तक 12th क्लास के जितने भी वीडियोस हैं उसमें हमने देखा कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। उसके बाद हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके जितने एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स बनते हैं उनमें से आप कोई सर्टेन एलिमेंट्स चूज कर लीजिए, तो वो जो एलिमेंट्स का सेट बनता है वो एक रिलेशन डिफाइन करता है। ठीक, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा और कुछ पर्टिकुलर रिलेशंस होते हैं जो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को रिलेट कर ले जाते हैं, तो उनको हम एक रिलेशन बोलते हैं। फिर हमने आपको डेफिनेशन बताई थी कि उसमें से कुछ रिलेशंस फंक्शन होते हैं, और फंक्शन के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो बताई थी वो ये थी कि डोमेन सेट के हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए कोडोमेन सेट में, और केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। यही फंक्शन की एकदम बेसिक डेफिनेशन है। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक डोमेन सेट है और एक कोडोमेन सेट है, फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक, और अभी सबकी ले लीजिए। ठीक, सबकी इमेज मिलनी चाहिए, और ऐसा एक की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक की दो इमेज मिल जाए, ये गलत हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक एलिमेंट इसका दो एलिमेंट इसके एक से ही रिलेट कर जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके किसी एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिलनी चाहिए। मतलब अगर हम फंक्शन में कोई एक वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पुट करते हैं तो हम इस दुविधा में न रहें कि हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, तभी हम उसको फंक्शन बोलेंगे। मींस जैसे रूट फंक्शन, अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो रूट के अंदर हमने आपसे कहा कि ठीक है, एक्स की वैल्यू 4 पुट करिए, इसका रूट निकाल के दिखाइए। पॉजिटिव नेगेटिव हम कुछ नहीं बता रहे हैं, तो आप रूट निकालेंगे तो ये कहेंगे कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए। तो 2 का भी स्क्वायर 4 आता है, -2 का स्क्वायर भी 4 आता है। तो अब आप इस कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि हमें आंसर रिपोर्ट क्या करना है, और जब आप आंसर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर जो मशीन आपकी है फंक्शन वाली, ये सही काम नहीं कर रही है। मतलब इसमें आप ले जाके आपने सामान इनपुट डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट में क्या निकलेगा ये आपको पता ही नहीं है। मींस जैसे आप आलू डालेंगे, हो सकता है चिप्स निकल जाए, हो सकता है सोना निकल जाए, तो यू डोंट नो कि क्या आएगा इस मशीन के बाहर। तो इस मशीन के बाहर आने वाली चीज आपको अगर पता ही नहीं है तो आप इसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मतलब आप चिप्स की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, आपने रॉ मटेरियल वगैरह सब खरीद लिया, मशीन ऐसी लगा दी जो पता ही नहीं कि चिप्स बनाएगी कि बेसन बना देगी कि पापड़ बना देगी, तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि आउटपुट होना क्या चाहिए। तो इसलिए फंक्शन, वो एक फंक्शन रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा जिसमें एलिमेंट डालने पे हम इमेज की सर्टेनिटी ना बता पाए कि उसकी इमेज है कौन सी। ऐसा ना हो कि इमेज एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने पुट किया और रिजल्ट जो आया वो आप बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रिजल्ट हमें एक्सेप्ट करना है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ये तो क्रूड समझाने के लिए था। उसके बाद हमने फंक्शंस को, रिलेशंस को कई तरीके में बांटा था। मेनी मेनी, वन मेनी, वन वन, वन मेनी वन, ऐसे करके 4 थे। फिर एक था ऑन टू और इनटू। अगर पूरी रेंज और कोडोमेन सेट सेम हो जाते हैं तो ये ऑन टू बोला जाता है, और अगर जो आपका रेंज है वो कोडोमेन सेट का सबसेट होता है तो इसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। और वन मेनी से रिलेट होता है तो वन मेनी होगा, मेनी वन से रिलेट होंगे तो मेनी वन होगा, वन वन से रिलेट होगा तो वन वन होगा, और मेनी मेनी से रिलेट होंगे मींस हैवर काइंड ऑफ कनेक्शंस बन रहे हैं तो वो एक मेनी मेनी रिलेशन होगा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि केवल एक ही फंक्शंस ऐसे हैं, वन वन एंड ऑन टू। ठीक, वन वन एंड ऑन टू जिनके की इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, ये सब आप पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, उनको कंबाइन करके अच्छे से पढ़िएगा, सारे वीडियोस सीक्वेंस में पढ़िएगा और पूरे पढ़िएगा। ये नहीं कि ज्ञानी बाबा बन के बीच में चीजों को छोड़ के स्किप करके मत पढ़िएगा, नहीं तो रायता फैल जाएगा। चलिए, एनीवेज विल स्टार्ट विद जो हमारा आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अब देखिए बच्चों, ग्राफ जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस पार्ट के लिए, खास करके जब आप डोमेन रेंज की बात करते हैं तो रेंज निकालने में ग्राफिकल
एनालिसिस ऑफ एनी फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्राफिकल एनालिसिस में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप रेंज निकालने में परेशान हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्राफ बनता कैसे है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम कहते हैं कि आपको कोई भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया होता है जहां की x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो ये y होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हम क्या करते हैं, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग y की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां पे हमने 4 लिखे, चलिए इसका यहां लिख देते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ डी। तो यहां पे आप x की डिफरेंट वैल्यूज रैंडमली चूज करते हैं, पुट करते हैं और y की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं जिसमें कि ये आपकी वर्टिकल वाली y एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल वाली x एक्सिस होती है और इन पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए ये आपका a है, ये b है, ये c है, ये d है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम x से डिनोट करते हैं इन जनरल और y जो है आपका fa, मतलब सपोज करिए ये fa है आपका, ये fb है, ये fc है। देखिए जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो, मान लीजिए ये आपका FD हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी हो सकता है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो हम कहेंगे कि जब आपने x को a पुट किया तो y की वैल्यू FA, इस पॉइंट पे आपका ग्राफ पास करेगा। x को b पुट किया, y की वैल्यू FB, इस पॉइंट से भी आपका ग्राफ पास करेगा। c पुट किया, फंक्शन की वैल्यू c, और यहां पे थोड़ा दिक्कत हो रही होगी देखने में तो इसको हम FB छोटा छोटा लिख देते हैं और FC भी छोटा छोटा लिख देते हैं। तो ये आपका C हो गया और D के करस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू मिली। ठीक, तो आप कहेंगे ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कहते हैं इनको फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए। फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए, जो भी कर्व बनता है वही हमारा ग्राफ होता है। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, तो ये ग्राफ है। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रैंडमली हम कुछ वैल्यूज चूज करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, फिर उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उनको हम एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट कर देते हैं और जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको हम फ्री हैंड ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपका बनता है ग्राफ। किसी भी फंक्शन के ग्राफ की बात होती है। अब ग्राफ में हमने आपको पहले बताया था कि जो एक्स एक्सिस का जितना पोर्शन ग्राफ कवर करता है वो आपका डोमेन होता है और वाई एक्सिस का जितना पोर्शन आपका ग्राफ कवर करता है वो आपका रेंज होता है। चलिए अब हम एक करके बहुत सारे फंक्शंस को उठाएंगे और इन फंक्शंस को देखते हुए हम लोग ये इनकी डोमेन रेंज की बात करेंगे और धीरे धीरे हम लोग एंटर करेंगे कि जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो अगर इक्वालिटी तो हम लोग डील कर लेते हैं विदाउट यूजिंग द ग्राफ्स, लेकिन अगर इनइक्वालिटीज हैं तो उनको हम कैसे ग्राफ्स की मदद से एनालाइज कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, अब हम लोग ग्राफ्स की एनालिसिस देख लेते हैं। ग्राफ बनाना सीख गए, अब हम लोग ग्राफ्स की एनालिसिस देख लेते हैं। ग्राफ्स की एनालिसिस में हम ये कहते हैं कि सबसे पहली जो चीज आपको सीखनी होती है वो होती है लॉज ऑफ इनइक्वालिटी। लॉज ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब है कि जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये ग्राफ्स होते कौन से हैं और इनके बिहेवियर से हम एक्स के बिहेवियर और वाई के बिहेवियर को कैसे रिलेट करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमें यह सीखना है कि अगर आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है तो वाई क्या करेगा, इंक्रीज, डिक्रीज या कुछ भी कर सकता है। ठीक, तो यही हमें सीखना है कि जब हम x की वैल्यूज को बढ़ाएंगे तो हमारा y कैसे बिहेव करेगा। दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू को हम वेरी करा रहे हैं तो हमारा फंक्शन कैसे वेरी करेगा ये हमें देखना है। ठीक,
तो लॉज ऑफ इनइक्वालिटी में टोटल 4 टाइप के आपको ग्राफ्स पढ़ने होते हैं, ये 5 टाइप के ग्राफ्स पढ़ने होते हैं, जिसमें से कि 4 को हम यूज करते हैं, 5वां बहुत ही अनसर्टेन टाइप का ग्राफ होता है, उसमें हम पता नहीं, उसमें आपको बनाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा कहां कौन सी इनइक्वालिटी लगेगी। ठीक, पहला आपका होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ कैसा होता है और हम इनइक्वालिटीज को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक, जैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है, मतलब समझिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है कि जब आप x की वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यूज भी बढ़नी चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब देखिए, x तो आपका हमेशा इंक्रीज ही करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी करेगा, एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर हमने इसकी डायरेक्शन इंक्रीजिंग फिक्स कर दी, इसकी डायरेक्शन इंक्रीजिंग फिक्स कर दी, तो इसकी डायरेक्शन भी इंक्रीजिंग ही होगी। क्लियर? अगर x बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ रहा है, तो हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। इसका ग्राफ समवॉट लाइक दिस दिखता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ये कहते हैं कि अगर हमने कोई पॉइंट लिया x1, कोई पॉइंट लिया x2 और कोई पॉइंट लिया x3, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू fx1, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू fx2 और इसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू fx3। ठीक है, fx1, fx2, fx3। अब देखते हैं, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जब आप x1, x2, x3, मतलब x को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पहले हमने x1 छोटा लिया, फिर x2 उससे बड़ा लिया, फिर x3 उससे बड़ा लिया। तो जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हमने फंक्शन की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाया है, फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो हम ये कहेंगे कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बढ़ाते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी उसी तरीके से बढ़ता है। और इन अदर वर्ड्स हम ये कहेंगे कि अगर ये वेरिएबल्स, ये नंबर्स इस ऑर्डर में हैं, तो इस पे अगर हम ये वाला फंक्शन ऑपरेट कर देते हैं, ये वाला फंक्शन अगर हम इस पर ऑपरेट कर देते हैं, तो ये भी इसी ऑर्डर में आएंगे। जैसे अगर आप x की वैल्यू f की वैल्यू x1 पे निकालेंगे तो वो f की वैल्यू x2 पे से छोटी आएगी, फिर उसकी f की वैल्यू x3 से उससे बड़ी आएगी। ठीक, तो अगर x1, x2, x3 में ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो फंक्शन में भी यही इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। मींस मतलब इनइक्वालिटी मेंटेन्स। जो इनइक्वालिटी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में ले रहे हैं वही फंक्शन में भी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसी इनइक्वालिटी इसके साथ वैसी इनइक्वालिटी फंक्शन अप्लाई करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, हमने एक फंक्शन लिखा, सपोज करिए y इज इक्वल टू 2x, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, हमें पता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, समवॉट लाइक दिस। इंक्रीजिंग ग्राफ, जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे y भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हम x की जगह 1, 2, 3 लेते हैं, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो y1 क्या होगा, इसकी जगह आपने 1 पुट किया, 2 इंटू 1 2 की जगह 2 पुट किया, सॉरी x की जगह 2 पुट किया तो y की वैल्यू 4, 3 पुट किया, y की वैल्यू 6। तो क्या इसमें भी वही इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है? हाँ, तो ये x की वैल्यू उसकी इनइक्वालिटी है और ये y की वैल्यू उसकी इनइक्वालिटी है। मींस अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाएंगे y भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। हमने यहां क्या किया है, फंक्शन पे ये फंक्शन ऑपरेट कर दिया है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। उसी तरीके से जैसे स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर कर देते, क्यूब होता
क्यूब कर देते और उसके बाद देख लेते कि अगर क्यूब का फंक्शन या स्क्वायर का फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपका ग्राफ भी तो आपकी इनइक्वालिटी मेंटेन रह जाएगी। मतलब अगर आप x को बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ता ही रहेगा। चलिए आप सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाला जो है आपका वो देखने में तो सिमिलर ही लगता है, जुड़वा भाई टाइप का। इसको हम केवल इंक्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ गया होगा, अंतर क्या है? अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर यह है बच्चों कि देखिए, जब हमने कहा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब भैया उसकी मजबूरी है कि वो बढ़ेगा, उसकी मजबूरी है बढ़ना। अगर आपने x को बढ़ा दिया तो y को बढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट टू y के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने x बढ़ाएंगे तो y को बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, स्ट्रिक्टली नहीं है, ठीक है। मतलब इंक्रीज कर जाओ, नहीं भी करोगे तो चलेगा, कम मत होना। इंक्रीज कर जाओ बहुत अच्छा, नहीं भी इंक्रीज करोगे तो चलेगा, लेकिन डिक्रीज मत करना, कम मत हो जाना। x को आप बढ़ाएंगे तो y या तो बढ़ जाएगा या कांस्टेंट रह जाएगा। अंतर समझ में आया? उसमें y कांस्टेंट नहीं रह सकता था। y जैसे जैसे आप x बढ़ाएंगे y को बढ़ना ही था। इसमें y हो सकता है कांस्टेंट रह जाए। इनइक्वालिटीज का भी बिहेवियर इसमें ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस एक माइन्यूट डिफरेंस होता है, जो कि माइन्यूट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये माइन्यूट डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के फंक्शंस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चों। ये आपका x है, ये y है। इसमें हम कहते हैं कि आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। ये आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसमें मान लीजिए आपने x1 यहां लिया, x2 यहां लिया और x3 यहां लिया। x4 भी लिख सकते हैं, कहीं भी दूर लिख सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसे 2-3 पॉइंट्स ले रहे हैं जिसमें कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट समझना हमारा टारगेट है। जितना आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे उतना अच्छा रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 पॉइंट्स क्रूशियल, जैसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं। ये आपको स्ट्रैटेजी समझाएंगे कि हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब हमने कहा कि आपने x को x1 से लेकर के x3 तक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। चलिए वेरी गुड। अब हम y देख लेते हैं। ये आपका है f ऑफ x1, ये आपका है f ऑफ x2 और यही आपका क्या है, f ऑफ x3। फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, लेकिन 2 पॉइंट पर x वैल्यूज कैसे मिल गई, सेम। मीन्स तात्पर्य इसमें यह है कि अगर आपका x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 है, ठीक, तो इसमें आप ये तो कह ही सकते हैं कि इनइक्वालिटी बदलेगी नहीं, इनइक्वालिटी रहेगी सेम। f ऑफ x1 अगर आपने फंक्शन ऑपरेट कर दिया तो fx1 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, दैट इज f की वैल्यू x1 पे कैलकुलेट करेंगे, f की वैल्यू x2 पे कैलकुलेट करेंगे और f की वैल्यू x3 पे कैलकुलेट करेंगे, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक, अभी तो सेम रहेगी। लेकिन जो माइन्यूट डिफरेंस आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो ये है कि यहां आपको इक्वालिटी भी लगानी पड़ेगी। मतलब अगर आपने x1 को बढ़ाया, ठीक, बढ़ा दिया, तो फंक्शन या तो बढ़ जाएगा या बराबर रहेगा। मीन्स f of x1 will be either less than f of x2 और equal to f of x2। ये भी हो सकता है कि fx1 fx2 से छोटा हो, पर इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये फंक्शन बढ़ा ना हो, वैल्यू बराबर रह गई हो। क्लियर? तो जैसे जैसे आप x बढ़ाएंगे फंक्शन या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट रह जाएगा। तो हम सर्टेनिटी के साथ कहीं कह सकते हैं कि ये फंक्शन बढ़ा ही होगा। तो हम यहां क्या करते हैं, लेस देन और इक्वल टू लगा देते हैं, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो बोलना है बोल लीजिए, सब रिलेटिव होता है, सब मोह माया है। आप इधर से देखेंगे तो लेस देन और इक्वल टू, इधर से देखेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। चलिए एक छोटा सा बात बता ही देते हैं आपको। ये एक सिंबल है ना,
बहुत जगह हमने पढ़ा है, देखा है, और गुरुजी लोगों को पढ़ाते हुए भी सुना है कि ये जो सिंबल है ना, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, सॉरी ये लेस देन का सिंबल है और ये ग्रेटर देन का सिंबल है। पर ऐसा होता नहीं है बच्चों। होता क्या है कि केवल कुर्सी का खेल है, कुर्सी का या पोजीशन का या भावनाओं का खेल कह लीजिए। अगर हम केवल इसी सिंबल को कहें, हमारे हिसाब से ये होता है कि यही सिंबल ये सिंबल एक ऐसा सिंबल है जो दो क्वांटिटीज में ये बताता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। कैसे? अगर मान लीजिए हमने ये लिखा कि x इज लेस देन y, तो ठीक है, आपके हिसाब से डेफिनेशन ठीक है कि x की वैल्यू y से कम है, ये लेस देन का सिंबल हुआ। पर क्या मैं इसको ये नहीं पढ़ सकता हूं कि y इज ग्रेटर देन x? कह सकता हूं ना भाई। देखिए ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट टू राइट ही पढ़ना है आपको, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। हम ये भी कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 की वैल्यू 3 से छोटी है। ये तो दोनों तो चीजें, टोमेटो टमाटो, पोटैटो पोटैटो। एक बार हमारे स्कूल में हमारे अध्यापक थे, उन्होंने हमारा इसी बात पे 1 नंबर काट लिया था। उनका कहना था कि हमने जब क्वेश्चन लगा, आंसर जो लिखा था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच नंबर इज ग्रेटर, ऐसा कुछ पूछा गया था। 8th 9th की बात है, छोटे थे हम लोग, तो उसमें पूछा गया था 8th 9th में विच नंबर इज ग्रेटर। तो हमने लिख दिया कि 2 इज, जैसे 2 इज लेस देन 3, हमने ऐसा लिखा, उसमें लिखना था 3 इज ग्रेटर देन 2, उल्टा लिख दिया हमने। आई वॉज वेरी स्मार्ट, स्मार्टनेस हमने दिखा दिया, स्मार्टनेस से हमें 1 नंबर ले लिया। हम गुरुजी के पास गए, झगड़ा किया, गुरुजी है क्या है, बात तो सेम ही है, सेम ही है, टोमेटो टमाटो टोमेटो टमाटो। हम भी करते रहे, झगड़ा होता रहा, झगड़ा नहीं मतलब गुफ्तगू होती रही। गुफ्तगू होते होते गुरुजी ने हमको एक जीवन का बहुत गूढ़ रहस्य सिखाया। ठीक, हमें आज तक वो चीज याद है कि बेटा देखो, जो पूछा जाता है ना वही बताना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। स्पेशली इन क्लास, इन केस ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस, जो आपको दिया हुआ हो उसको अच्छे से एनालाइज करिए, सॉल्व करिए और आंसर लेके आइए। अपना दिमाग जहां आपने लगा दिया कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता था, तो एग्जामिनेशन हॉल इज नॉट द प्लेस फॉर थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको एग्जामिनेशन हॉल में एकदम कंसंट्रेट होके जाना है, जो क्वेश्चन आया है उसको पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, इतना ही टारगेट रखिए। एनालिसिस, रिसर्च के लिए बाद में सोचिएगा कि इस क्वेश्चन में अगर सर्किल की जगह इलिप्स हो गया होता तो क्वेश्चन क्या हो जाता, बाद में देखेंगे। जो पूछा गया है वो करके आइए। ठीक, चलिए। अब तो बेसिकली होता क्या है कि इसको आप लेस देन और ग्रेटर देन, जिधर की तरफ मुंह खुला हो उधर बड़ा नंबर, जिधर की तरफ मुंह बंद हो उधर छोटा नंबर। ठीक, हम तो ऐसे ही समझते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू, और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट, हम बार बार आपको छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स इसलिए डिटेल में बताते हैं कि दीज आर द माइन्यूट थिंग्स व्हिच यू स्किप इन द बिगिनिंग, और एंड में यही जाके पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और एंड में कहीं बीच में कहीं एक छोटा सा माइन्यूट डाउट आया, फिर आप सोचते रह गए करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, करें ना क्या करें। तो इसलिए माइन्यूट चीजों को क्लियर करते रहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर हमने लिखा कि 2 इज लेस देन 3, ये तो सही है, लेकिन अगर लिख दिया 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, गलत हो गया। नहीं बच्चों, ये सही है। 2 की वैल्यू 3 से छोटी है, नो डाउट छोटी है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। आप एक बच्चों का लॉजिक होता है कि 2 अगर 3 से छोटा बराबर नहीं है तो हम इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं? हम इक्वल टू लगा नहीं रहे हैं। यहां पर क्या लिखा है? लेस देन और, मतलब दिस इज नथिंग बट इट इज रिटन दैट 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब या तो लेस हो या इक्वल टू हो। और में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इट सेटिस्फाइज आवर आंसर। आई एम सॉरी फॉर द बेल्स। चलिए, एनीवे देखिए, तो आपने समझ लिया कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी क्या करेगी? मेंटेन रहेगी। केवल इंक्रीजिंग भी है तो भी हमारी इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, लेकिन इनइक्वालिटी तो मेंटेन रहेगी, लेकिन एक इक्वालिटी का साइन भी हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि आपका फंक्शन इंक्रीज ना करे, वैल्यू सेम रह जाए। ठीक बच्चों, चलिए अब हम तीसरे टाइप पे चलते हैं। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एक फंक्शन को बढ़ाया, बराबर किया, अब पतन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मींस भाई फंक्शन पहले बढ़ रहा था, फिर कांस्टेंट हुआ, अब क्या होगा? गिरना चालू करेगा। ठीक, तो तीसरा आपका आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
फंक्शंस, ठीक। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसमें आपका फंक्शन जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं ये फंक्शन रायता फैलाता जाता है। आपने x को बढ़ाया नहीं कि डिप, ये ग्रुप करने में बहुत तेज होता है। जैसे ही x को बढ़ाया नहीं कि आपने तुरंत तो अपनी वैल्यू को डिप कर देता है। एनीवेज, तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमने x को बढ़ाया, जैसे आपका x1 है, ये x2 है और ये x3 है, अब थोड़ा और बढ़ेंगे तो ये लोट ही जाएगा जमीन पे, x एक्सिस पे, ठीक। तो एनीवेज वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो निगेटिव में भी जा सकता है। ये आपका हुआ f ऑफ x3, ये आपका हुआ f ऑफ x2 और ये आपका हुआ f ऑफ x1। बच्चों ये सब तो समझ में क्लियर पता ही होगा आपको कि x1 x2 y3 कैसे देखते हैं। तब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने क्या किया कि वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड, इट्स इन माय पावर टू इंक्रीज, आई हैव इंक्रीज्ड इट। इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कुछ भी कर सकता है, ये है एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नंबर है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन बेचारा ये गुलाम है, y जो है आपका गुलाम है, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने x को इंक्रीज किया है तो हमें f ऑफ x1, f ऑफ x2 और f ऑफ x3 में क्या इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी? f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 में क्या इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे आपने x को बढ़ाया है y क्या होता गया? कम होता गया। मतलब जैसे जैसे आपने x को बढ़ाया y कम होता जा रहा है, x बढ़ेगा y कम हो जाएगा। मींस अगर x1 की वैल्यू x2 से छोटी है तो ये बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा। मींस इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नोट कर लीजिएगा, इनइक्वालिटी रिवर्सेस। इंपॉर्टेंट, फंक्शन डिक्रीजिंग इनइक्वालिटी रिवर्सेस, फंक्शन इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी मेंटेन्स। इतना ही याद रखना है। इतना हमने आपको कहानी सुनाया ना, पूरी रामायण सुना डाली। याद क्या रखना है? याद बस इतना रखना है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी मेंटेन कर जाएगी, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। ठीक बच्चों, एकदम ध्यान से गांठ बांध लीजिएगा। गांठ नहीं बांधेंगे तो आगे चल के यही गांठ आपके दिमाग में बंध जाएगी और आपके सारे नंबर वहीं पे रुक जाएंगे। कहेंगे सर गांठ बांधने से नंबर कैसे रुकते हैं? ऐसे रुकते बेटे, पाइप है आपका, आपने नल में लगाया, आप पाइप में एक बीच में गांठ बांध दीजिए और उसके बाद आप कितनी प्रेशर से नल खोल लीजिए ना, पानी आगे नहीं जाएगा। तो यू हैव टू रिमूव दैट नॉट बिफोर यू वांट द वाटर टू फ्लो टिल द एंड। तो अगर आपको ज्ञान समझना है तो अच्छे से चीजों को समझते रहिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। हमारे एग्जांपल्स कभी कभी हो सकता है सेंस ना करें, बट एनीवेज फोर्थ पार्ट, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, ओनली डिक्रीजिंग, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे क्या भाई? देखिए अब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, मतलब एकदम जिद वाला डिक्रीज नहीं कर रहा है, कर भी रहा है नहीं भी कर रहा है। ठीक, करा, मन नहीं किया तो कांस्टेंट हो गया, फिर मन किया तो डिक्रीज कर गया। थोड़ा हम इसको और आगे ले जाते हैं, कहेंगे सर एक्स के बाहर कैसे चला गया आपका फंक्शन। ठीक, इंक्रीज नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इंक्रीज नहीं करेगा। फंक्शन डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा लेकिन इंक्रीज नहीं करेगा। मींस आपने ये x1 लिया, ये x2 लिया और ये x3 लिया, तो fx1 की वैल्यू, fx2 की वैल्यू, लेट्स सी। देखिए अब अगर हम कहें कि हमने x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3, ऐसे तीन नंबर्स चूज किए हुए हैं, ऐसे तीन नंबर्स चूज किए हुए हैं, तो जो फंक्शन होगा, अब देखिए फंक्शन डिक्रीजिंग में तो है ही, कैटेगरी इसकी कौन सी होगी? डिक्रीजिंग वाली। इंक्रीजिंग कैटेगरी में इनइक्वालिटी मेंटेन रहती है, डिक्रीजिंग कैटेगरी में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ठीक है, अब हमें इनइक्वालिटी रिवर्स तो करनी है, कर देते हैं। पहले fx1 लिखते हैं, फिर fx2 लिखते हैं, फिर fx3 लिखते हैं, और हमने कहा कि इनइक्वालिटी रिवर्स होनी है,
क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमने इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है तो ये भी हो सकता है। अब देखिए fx x1 को आपने x1 से x2 बढ़ाया तो फंक्शन की वैल्यू fx1 से fx2 गिर गई, लेकिन जब आपने x1 को x2 से x3 बढ़ाया तो फंक्शन की वैल्यू क्या रह गई, सेम, ये fx3 ही है आपका। तो यहां पर हम कहेंगे या तो फंक्शन कम होगा या बराबर रह जाएगा, इधर द फंक्शन विल डिक्रीज और इट विल मेंटेन इट्स वैल्यू। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और हमारी बातों को ध्यान से समझते रहिएगा, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। अगर आपने इन फंक्शंस को एनालाइज करने में या इन डेफिनेशंस को अप्लाई करने में गलती कर दी तो फिर इतना जबरदस्त रायता फैलेगा ना कि उस रायते में आप तैर के निकल नहीं पाएंगे। ठीक, इट्स इजी टू स्विम इन वाटर बट इट्स नॉट इजी टू स्विम इन रायता। ठीक, कहावत तो ऐसे कुछ और है, हमने चेंज कर दिया है इसको। आई होप यू ऑल आर इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड। एनीवेज देखिए, तो रायता मत फैलाइए, रायते में चलना और तैरना दोनों कठिन हो जाता है। फिफ्थ पार्ट कौन सा होगा? फिफ्थ पार्ट जो है आपका नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जो कि आपका किसी काम का नहीं होता है। नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये फंक्शन ऐसा होता है कि कुछ भी बिहेवियर दिखाता है, कभी इंक्रीज करा, कभी डिक्रीज करा, फिर इंक्रीज कर गया। तो आप इसमें क्या होता है कि हम इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसे बिहेव करेगी, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इनइक्वालिटी कैसे बिहेव करेगी। ठीक, तो पढ़ क्यों रहे हैं भाई? देखिए, ऐसा थोड़ी ना कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो पढ़ेंगे ही नहीं। इसमें क्या होता है कि आपको रेंज निकालनी होती है, डोमेन क्या, वो पोर्शन कैलकुलेट करना होता है जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, वहां आप इनइक्वालिटी अलग से डील करेंगे। फिर उसका वो पोर्शन जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है उसमें इनइक्वालिटी अलग से डील करेंगे, और वो पोर्शन वापस जिसमें इंक्रीजिंग है इनइक्वालिटी अलग से डील करेंगे। ठीक, अब हम क्या इसमें सेलेक्टिव इनइक्वालिटीज को डील करेंगे। पहले लिखेंगे कि अगर हमारा x इसके बीच में लाई करता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम इनइक्वालिटी मेंटेन रखेंगे। x इसके बीच में लाई करता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, हम इनइक्वालिटी रिवर्स कर देंगे। और अगर x आपका इसके बीच में लाई करता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, वापस हम x को इनइक्वालिटी को मेंटेन रखेंगे। ठीक, तो हमने क्या समझा? अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा कि अगर आप फंक्शन का ग्राफ प्रेडिक्ट कर ले गए तो हम इनइक्वालिटीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लिख लेते हैं, रिवाइज करा देते हैं। हमने पहले ये कहा कि अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, देखिए ये सिंबल इंक्रीजिंग का हम बना देते हैं, ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब इनइक्वालिटी मेंटेन्स इटसेल्फ, इनइक्वालिटी जो भी है इनिशियल वेरिएबल्स में वही फंक्शन ऑपरेट करने के बाद भी रहेगी। सेकेंड, डिक्रीजिंग है, आप बस दो ही याद रखिए, क्योंकि अगर डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया तो इक्वालिटी का साइन ही एक लगाना है। अगर डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी क्या करती है, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। ठीक बच्चों, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अब हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल करा देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि करना क्या है। ठीक, हमने जैसे आपसे कहा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि से फंक्शन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का। ठीक, अभी हम सारे ग्राफ पढ़ाएंगे, पर अभी हमें पता है कि आप लोगों को ये ग्राफ पता ही होगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, मतलब ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग टाइप का है। लेकिन अगर आप एक्स को इस रेंज में लेंगे तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, और इस रेंज में लेते हैं तो फंक्शन डिक्रीजिंग। ठीक, सपोज करिए हमने आपसे कहा कि फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपको डोमेन दी हुई है x बिलोंग्स टू
क्लोज्ड इंटरवल 2 to 6। हमें एक्स स्क्वायर की रेंज निकालनी है अगर एक्स हमारा 2 to 6 में बिलोंग कर रहा है। तो हमने कहा कि ओके, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कभी भी पढ़ा है, लगा देते हैं। तो ये दिया गया है कि 2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 है, ये दिया हुआ है आपको। अब हमने क्या किया, प्रेडिक्ट किया कि वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ 2 to 6 में होता कैसा है, इंक्रीजिंग ना, इंक्रीजिंग होता है। मैंने ठीक है, जब अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन ऑपरेट करने के बाद भी फंक्शन इनइक्वालिटी कैसी रहेगी, मेंटेन कर जाएगी। तो फंक्शन ऑपरेट किया हमने, इसको स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया और इसको भी स्क्वायर किया। पूरी इनइक्वालिटी को मत स्क्वायर करने लगिएगा, हर नंबर को इंडिविजुअली स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स आ गया, वाई इक्वल टू एफ एक्स आ गया। ये वाई है ना आपका, अगर एक्स ये था तो एक्स स्क्वायर वाई था, तो ये वाई की वैल्यू आ गई। तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू 36। तो अगर x 2 से 6 जाएगा तो y कहां से कहां तक जाएगा, 4 से 36। तो डोमेन पता था, रेंज पता कर लिया। सपोज करिए इसी में अगर आपको दे देता है कि x बिलोंग्स टू से -4 टू या -6 टू वहां पर -2, ठीक। नंबर्स दोनों सेम ही हैं, लेकिन अब यहां पे आ गए। फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, नेगेटिव है ना, नेगेटिव एक्स के लिए फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो हम कहेंगे कि -6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन -2। स्क्वायर किया, -6 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। अब फंक्शन ने क्या बोला है कि फंक्शन बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि मैं डिक्रीजिंग हूं, मैं डिक्रीजिंग हूं, इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो। तो यहां इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग वाली थी ना, x इज ग्रेटर देन, -2 इज ग्रेटर देन। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। अब इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई, रिवर्स करने के बाद ये क्या बना, 36 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और यह है क्या आपका y इज ग्रेटर देन 4। रेंज अभी भी वही आई है, लेकिन अगर आप इनइक्वालिटी को रिवर्स नहीं करते तो ये क्या बोलता है कि y इज ग्रेटर देन 36 एंड 4 इज ग्रेटर देन y। मतलब -4 टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी टू 4 और 36 टू इंफिनिटी। आप समझ जाएंगे, इसको इनइक्वालिटी को लिख लीजिएगा। अगर आप इसको रिवर्स नहीं करेंगे तो क्या आएगा, 36 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 36 से बड़ी है या 4 से छोटी है। तो क्या आएगा रेंज, -इंफिनिटी टू 4 एंड 36 टू इंफिनिटी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो हमने आज टोटल 5 टाइप के ग्राफ करे, टाइप्स ऑफ ग्राफ है ये, कि अगर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी। हम थोड़ा हट जाते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन। अगर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है तो आप इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी, अगर ग्राफ डिक्रीजिंग है इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो केवल मेंटेन ही रहेगी, अगर डिक्रीजिंग हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो रिवर्स ही कर जाएगी, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केवल इंक्रीजिंग है तो लेस इनइक्वालिटी मेंटेन भी करेगी, साथ में एक इक्वालिटी भी आ जाएगी। और अगर नहीं मेंटेन करेगी, सॉरी अगर इंक्रीज होगा, केवल डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम इसको कहेंगे कि एक इक्वालिटी का साइन भी लगा देंगे, ठीक। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको रिस्पेक्टिव बैचेज में रिस्पेक्टिव मटेरियल्स मिलते रहेंगे, आप उनको करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू, और लाइक भी कर दीजिएगा।